मन क्या है? धूल धूल अहंकार जिसकी हर कण पर अलग बूंद बैठी हुई है। कौन सी बात, कहाँ की बात, सब कुछ यहाँ घुसा हुआ है और आपस में न ताल न मेल। ये मन है, यहाँ सब कुछ खंडित है, फ्रैगमेंटेड है। और क्यों है? क्योंकि अहंकार के इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं कि वो हर चीज से जा करके जुड़ने को तैयार है। उसे सबसे रिश्ता बनाना है। कुछ ऐसा ही नहीं, इससे रिश्ता नहीं बनाना। बहुत बढ़िया पूड़ी बनी है आज। किस किस के दिमाग में पूड़ी आ गई? ईमानदारी से किसको अभी भी पूड़ी कौंध रही है? ईमानदारी से। फूली हुई पूड़ी दिखाई दे रही है, गोल गोल दिखाई दे रही है, और तली जा रही है, दिखाई दे रहा है, खुशबू भी आ रही है। ये क्या हो गया? ये मन है, ये मन है। अब अचार आया, अचार भी आ गया। थोड़ी देर और बात करूंगा तो लार भी आ जाएगी, कईयों को आ भी गई होगी। ये मन है। अब एक काम करते हैं, इस पूड़ी को हटा देते हैं, ठीक है? 30 सेकंड पूरी कोशिश करके पूड़ी हटाइए। चलिए, क्या हुआ? एक की जगह 2-4 हो गई पूड़ियां। ये मन है, ये कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे पता ही नहीं पकड़ना क्या है। जिसे नहीं पता क्या पकड़ना है वो सब कुछ पकड़ता है। जिसे नहीं पता वो बहुत प्यासा है, बहुत परेशान है। अहंकार, उसे कुछ चाहिए पर उसे नहीं पता उसे क्या चाहिए, तो फिर उसे सब कुछ चाहिए। आपको पता हो क्या चाहिए तो आप उसे एक चीज की ओर जाएंगे जो आपको चाहिए, पर जब आपको नहीं पता क्या चाहिए तो फिर आप हर चीज की ओर जाएंगे, आपको सब कुछ चाहिए। आत्मा बनना बहुत दूर की बात है, पहले अहंकार तो बनिए। एक बड़ा विचित्र वक्तव्य है कॉलेज के समय की मेरी प्रिय लेखिका रही आइन रैंड, बोलती है मैन्स ईगो इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल प्रोग्रेस। हमारे पास तो ईगो भी नहीं है, हमारे पास क्या है? धूल, कचरा बिखरा हुआ, जिसमें सुरक्षा बहुत है। अच्छा बताओ, इसी हॉल में अभी कितनी धूल होगी? काफी होगी। अगर एकदम वैक्यूम क्लीनर लगा दिया जाए कोने कोने से, इधर से उधर से, वहां कोई उपकरण रखा है उसके ऊपर पड़ी होगी कुछ धूल, ऐसे इकट्ठा किया जाए तो इतनी मुट्ठी भर के तो निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? और एक बार निकल आई तो फिर उसका क्या करेंगे? मारी गई। अभी यहाँ बैठी हुई है बढ़िया मस्त कमरे में, हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के सत्र सुन रही है, जैसे बहुत और भी लोग हैं जो सुन रहे होंगे। हमारी बस ऐसे ही है, एक टिकट पे 100 सवार चलते हैं। अभी तो मौज है धूल की। और अगर इकट्ठा हो गई, उसने अपना वजूद दिखा दिया, इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड, एकीकृत, तो मारी जाएगी ना। तो देखो ये धूल की चालाकी है कि वो बिल्कुल दीनहीन होकर, चूर्णवत होकर बिखर जाती है। वो सुरक्षित हो गई। हम कुछ कह रहे हैं अभी धूल को? क्यों? क्योंकि वो ऐसी बिखर गई है कि वो अपने होने का एहसास ही नहीं कराती। वो आम आदमी की जिंदगी बन गई है। वो किसी के प्रति अब कोई हानि कर ही नहीं सकती। कर सकती है क्या? बिखरी हुई धूल है। यही धूल को जोश आ जाए, धूल में जरा अहंता जागृत हो जाए, धूल कहे मुझे अपनी हस्ती प्रदर्शित करनी है, और धूल एक ढेला बनकर आ जाए और यहां गिरे पट, तो हम उसको तत्काल उठा के बाहर फेंक देंगे। तो धूल ने कैसी चालाकी दिखाई? वो बिखर गई। उसने कहा मैं अब नामौजूद हो जाऊंगी, मैं अनुपस्थित हो जाऊंगी, मैं कुछ रहूंगी ही नहीं। और ये कुछ न रहकर उसने अपने सदा रहने का प्रबंध कर लिया। ये होता है आम अहंकार। इतना चालाक है। और इसलिए मैं कहता हूं कि विनम्रता से ज्यादा बड़ी कुटिलता दूसरी होती नहीं है। ये जो सज्जनता है, नैतिकता है, ह्यूमिलिटी है, इससे ज्यादा बड़ी चालाकी दूसरी नहीं होती है। ये सिर्फ आत्मरक्षा की चालें होती हैं। मैं सज्जन आदमी हूं। क्यों हूं सज्जन? इसलिए नहीं कि मुझ में निष्कामता आ गई है या अहिंसा आ गई है। मैं सज्जन इसलिए हूं कि अब मुझे कोई मारेगा नहीं।
मैं सज्जन आदमी हूं भाई, मेरे साथ भला व्यवहार करो, और मैं उधार मांगने आऊं तो मुझे दे दो, मैं सज्जन आदमी हूं। यही मैं खुलकर मैदान में आ जाऊं तो हो सकता है मारा जाऊं। अभी तो मैं सज्जन हूं, अभी मैं जाकर राम से भी याचना कर सकता हूं और रावण का भी सेवक बन सकता हूं, क्योंकि तो मैं सबके लिए सज्जन हूं। देखो मैंने कितने विकल्प अपने लिए खोल रखे हैं, मैं कितना होशियार हूं। अगर राम के द्वार मुझे निराशा मिल गई तो मैं तो सज्जन आदमी हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सबका हित चिंतक हूं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूं। तो मैं रावण के पास चला जाऊंगा और रावण मेरा देखेगा इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड मेरा पूरा, और कहेगा भी अच्छा आदमी, इसकी टाइमलाइन में कहीं किसी को कोई गाली गलौज नहीं। बताओ भाई कितने की फंडिंग चाहिए, तुम्हें दिए देते हैं। लेकिन अगर मैं अपने आप को कमिट कर दूं तो फिर कुछ दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। मैं सज्जन आदमी हूं, मैं अपने लिए कोई दरवाजा क्यों बंद करवाऊं? मैं महाधूर्त हूं, मैं अति चालाक हूं। मैं कोई दरवाजा अपने लिए बंद नहीं कराऊंगा ताकि मेरे विकल्प, ऑप्शंस खुले रहें। यह होता है धूरा चूरा अहंकार। हम्म। धूरा चूरा अहंकार जो अपने बने बस रहने के लिए जूते के नीचे रौंदे जाने को स्वीकार कर लेता है। मैं धूल बन जाऊंगा ना, भले अब मुझे जूते के नीचे रौंदा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना तो रहूंगा, बचा तो रहूंगा। इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई अध्यात्म ऐसों के लिए नहीं है। ये सफल हो जाएंगे, ये जो चाहते हैं इनको मिल जाएगा। ये यही चाहते हैं ना कि इनका जो पूरा जीवन है छोटा सा, वो निरापद गुजर जाए, बिना खतरे का। इनका जीवन बिना खतरे का गुजर जाएगा, ठीक वैसे जैसे इस मेज का जीवन गुजर रहा है बिना खतरे के। किसी कोई खुंदक इस मेज से कुछ नहीं। तो बहुत लोग स्वीकार कर लेते हैं धूल बनना, कोई जड़ वस्तु बन जाना। जीवन निरापद, निरापद मतलब खतरे से खाली। हम्म। उनका जीवन खतरे से खाली गुजर जाता है, कोई खतरा नहीं रहता। पर जहां खतरा नहीं है वहां जीवन भी नहीं है। जिसने अपने जीवन को खतरों से, चुनौतियों से खाली कर लिया, उसने अपने जीवन को जीवन से भी खाली कर लिया। सबसे पहले तो सामने आओ, अहंकार थोड़ा दर्शाओ, और फिर वो जब एक ठोस पिंड बन जाएगा, तभी उस पिंड का फिर विसर्जन भी हो सकता है। हमारे यहां नदियों में जाने वाले को विसर्जित करने की बात रही है। अरे कुछ होना तो चाहिए ना विसर्जित करने को। क्या विसर्जित करोगे अगर ऐसे ही हवा में माइक्रो पार्टिकल्स बन के तैर रहे हो तो? हम कहते भी हैं पिंड विसर्जन। पहले पिंड, पिंड मन समझते हो क्या है? गोला, गेंद। पहले पिंड तैयार तो करो, आटे की बड़ी लोई गेंद तो बनाओ। कुछ तो बनकर सामने आओ, अच्छा बुरा कुछ भी, चाहे अर्जुन चाहे दुर्योधन, कुछ तो बनकर सामने आओ। या रथ के नीचे की धूल बने रहोगे? इतने योद्धा मारे गए, कुरुक्षेत्र की धूल मारी गई क्या? तो चल रहा होगा बहुत बड़ा युद्ध, धूल सुरक्षित रहती है। हम में से ज्यादातर लोग धूल बनने में बड़े संतुष्ट हैं, कह रहे हैं चल रहा होगा बड़ा युद्ध, हमारे ऊपर से चलता रहे, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी देखा धूल को खून बहाते? इससे घटिया जिंदगी नहीं हो सकती है। जिसने मौन को अपना कवच बना लिया है,
जो सज्जनता भद्रता की आड़ में अपनी कायरता छुपाता है। भारत में महिलाओं में ऐसा बहुत होता है। हमारी गीता कम्युनिटी में 50% महिलाएं हैं। न जाने कितने मुद्दे होते हैं घर परिवार संसार के, बोलेंगी नहीं। मैं विशेषकर थोड़ा छोटे शहरों की और ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। उनमें भी वो ज़्यादातर जो कमाती नहीं है, वो बोलेंगी नहीं। पूछो क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे सामने गलत बात हो रही है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं, बोलते क्यों नहीं? ये कौन मुंह लगे? जो करना चाहते हैं करने दो ना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। एक दिन तुम्हारे साथ भी कुछ करा जा रहा था, तुमने उस दिन कुछ बोल दिया होता तो वो ना हुआ होता जो हुआ, और जिसके लिए अब रोज पछताती हो। तो फिर कहेंगी हमारे बोलने से क्या होगा, हम तो अबला हैं, हमारी आवाज सुनने कौन वाला है, हमारी आवाज में दम नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूं तुम बोलो, बोलने से ही दम आएगा। तुम कह रही हो आवाज में दम नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुम प्रक्रिया समझ नहीं रही हो। तुम सोच रही हो दम पहले आता है आवाज बाद में आती है। गलत बात। आवाज पहले आती है, दम बाद में आता है। जो बोलता है वो बोल करके दम विकसित करता है। बैठे बिठाए दम थोड़े ही आ जाएगा, अबला ही रही होगी। कोई मुद्दा है, हमें मालूम है। हम में से कोई भी विकारहीन नहीं है, हम में से कोई नहीं है जो गुण दोष से ऊपर उठ गया है। कोई मुद्दा है, उस पर अपना मत बनाओ, अपना एक रुख रखो, अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। वो गलत हो सकता है, पर गलत भी है तो भी है। और गलत है अगर तुम सामने रखोगे तभी तो उसमें सुधार होगा ना। तुम सामने ही नहीं रखोगे, तुम बात ही नहीं करोगे, तो सुधार कैसे होगा? तो फिर तो वैसे ही होगा कि आचार्य जी से प्रश्न ही नहीं पूछना है, या उनकी बात पूरी तरह सुननी ही नहीं है, सामने कभी आना ही नहीं है। एक पुराना वीडियो है जिसमें मैंने कहा है कि ऋषियों की बात इतनी गलत लगती है तो जाके भिड़ जाओ ना उनसे। ये शीर्षक है वीडियो का। तुम भिड़ने के लिए सामने नहीं आते कभी, तुम किसी से भी कभी नहीं भिड़ते, क्योंकि न भिड़ने में सुरक्षा है। तुम रावण के दरबार में भी हाजिरी लगा देते हो और राम को भी बोल देते हो नमन नमन। हम नहीं कह रहे कि राम की खातिर रावण से ही भिड़ो, तुम रावण के राक्षस ही हो जाओ, वो भी बेहतर है धूल हो जाने से कम राम के हाथों किसी गति को प्राप्त हो जाओगे। मरोगे भी तो सीवी में लिखोगे, हाँ, मार्टियर्ड बाय श्री राम। आ रही बात समझ में? मन क्या है? एक बिखराव। मन क्या है? धूल धूल अहंकार जिसकी हर कण पर कोई अलग बूंद बैठी हुई है। एक प्रयोग करके देखिएगा। आपके मन में जो विचार आते हैं, जो विषय हैं, उनको लिखने की कोशिश करिए किसी दिन। पूरा दिन ना लिख पाए तो 2 घंटा, थोड़ा ईमानदारी से। और आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसी विविधता है, ये क्या रैंडमनेस है। कौन सी बात, कहां की बात, सब कुछ यहां घुसा हुआ है और आपस में ना ताल न मेल। ये मन है जहां सब कुछ खंडित है, फ्रेगमेंटेड है। और क्यों है? क्योंकि अहंकार के इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं कि वो हर चीज से जाकर के जुड़ने को तैयार है। उसे सबसे रिश्ता बनाना है, कुछ ऐसा ही नहीं से रिश्ता नहीं बनाना। अभी आप बैठे हैं, अब कहने को तो आप यहां बैठे हुए और आप क्या कर रहे हो? कतर। अभी आप तो बहुत बढ़िया पूड़ी बनी है आज। किस किस के दिमाग में पूड़ी आ गई ईमानदारी से? ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया? मैं कहाँ चला गया, लाउत्जू कहाँ चले गए, उपनिषद गीता सब कहाँ चले गए? किस किस को अभी भी पूड़ी कौंध रही है ईमानदारी से? फूली हुई पूड़ी दिखाई दे रही है, गोल गोल। हम्म, दिखाई दे रही है, वो तली जा रही है, दिखाई दे रहा है, खुशबू भी आ रही है। ये क्या हो गया? ये मन है, ये मन है। आप हो गहरे सत्र में, कोई आपसे बोल दे फलाना स्टॉक है उसमें पैसा लगा दो, हफ्ते में 20% बढ़ेगा, मन चला जाएगा वहां। उसे हर जगह हाजिरी लगानी है, क्योंकि उसकी हर जगह कामना है। उसने इतने टुकड़े अपने यूं ही नहीं बनाए, उसने अपने टुकड़े इसीलिए बनाए ताकि वो हर जगह जाकर अपनी कामना को पूरी करने का उपक्रम कर सके। पूरी कहीं होनी नहीं है। अब अचार आया, अचार भी आ गया। थोड़ी देर और बात करूंगा तो लार भी आ जाएगी, कईयों को आ भी गई होगी। ये मन है। अब एक काम करते हैं, इस पूड़ी को हटा देते हैं, ठीक है? चलिए 30 सेकंड पूरी कोशिश करिए, पूड़ी हटाइए, चलिए। क्या हुआ? एक की जगह दो चार हो गई पूड़ियां। ये मन है, ये कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे पता ही नहीं पकड़ना क्या है। जिसे नहीं पता क्या पकड़ना है वो सब कुछ पकड़ता है। वो और क्या करेगा? जिसे नहीं पता वो बहुत प्यासा है, बहुत परेशान है। अहंकार, उसे कुछ चाहिए पर उसे नहीं पता उसे क्या चाहिए, तो फिर उसे सब कुछ चाहिए। अगर आपको पता हो क्या चाहिए तो आप उस एक चीज की ओर जाएंगे जो आपको चाहिए, पर जब आपको नहीं पता क्या चाहिए तो फिर आप हर चीज की ओर जाएंगे, आपको सब कुछ चाहिए। कैसा अहंकार है ये? कि नमक का ढेला लिया और उसको कूट दिया अच्छे से, और क्या बन गया? पाउडर। हाँ, पाउडरी, एमॉर्फस, चूर्णित। और इतने हिस्से क्यों करें उसने अपने? ताकि हर हिस्सा जाकर के एक अलग विषय से रिश्ता बैठा सके, ताकि हर हिस्सा छोटा छोटा जाके इससे जुड़ सके, और हर जगह जाके यही बोल सके कि मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा हूं, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा हूं। जैसे कोई देश अपने राजदूत जगह जगह भेजता है, जगह जगह। तो रूस भी भेजा जाएगा, अमेरिका भी भेजा जाएगा, और जो रूस भेजा जाएगा वो रूस से कहेगा आपसे हमारी क्या गजब दोस्ती है, और जो अमेरिका भेजा जाएगा वो अमेरिका से बोलेगा आपसे हमारी क्या गजब दोस्ती है। तो इस तरह से हम खुश हो जाते हैं कि रूस और अमेरिका दोनों हमारे हैं, और जब मौका आता है तो ठन गोपाल। बात समझ में आ रही है? हम्म, क्या कह रहे हैं लाउत्जू? मन से पीछे जो हटेगा वास्तविक बोध उसे उतरेगा। मन से पीछे हटना माने क्या? हमने कहा दो बातें दूसरे चरण पे। पहले तो एकीकरण, एकीकरण, मन से अहम पर आना, मन से अहम पर आना, अहम को जन्म देना, यह है तीसरे से दूसरे तल पर आना। जहां मन है वहां अहम। इसीलिए ज्यादातर लोग आपने देखा होगा अहम की जगह मन की बात करते हैं, मन ऐसा कर रहा है, मन ऐसा कर रहा है। मन बहुत चंचल है। मन चंचल है माने क्या? मन तो गोदाम है, मन तो विषयों का संग्रह है, मन कैसे चंचल होगा? पर ये हमारी आम भाषा रहती है ना, मन चंचल है। मन चंचल होता है, अहम चंचल होता है। आपने सोचा नहीं कि लोक संस्कृति में कभी क्यों नहीं साफ कहा गया कि अहम चंचल है? हम क्यों कहते हैं मन चंचल है, जबकि मन चंचल नहीं होता? क्योंकि मन के पास तो चेतना है ही नहीं, है ही नहीं। चेतना किसके पास है? हाँ, पर हम नहीं कहते हम चंचल है। क्यों? क्योंकि अहम तो हमारा अभी न जागृत है न सक्रिय है। हम तो अभी बिल्कुल तीसरे तल पर पड़े हुए हैं, जहां हम निढाल हैं और अपने आप को मजबूर कह रहे हैं। तो मन है, मन माने मजबूरी, मन माने मजबूरी। अहम माने पहली बार फैसला लेने की ताकत, निर्णय लेने की स्वाधीनता। अहम
कम से कम कुछ हद तक स्व अधीन होता है, अपने अधीन। और मन तो पूरे तरीके से संसारी है, तो वो संसाराधीन है। अहम में कम से कम स्वाधीन होने की क्षमता है, पोटेंशियलिटी है, संभावना। मन तो जड़ है भाई, मन तो कोठरी है, गोदाम है, जो चीजें तुमने भर ली हैं, तो वो कहां से स्वतंत्र हो जाएगा। पर हम क्या बोलते हैं, मैं मन हूं, मैं मन। ईगो कंट्रोल भी नहीं सुना होगा, लोग क्या बोलते हैं, माइंड कंट्रोल। ये चाल देख रहे हो, माइंड कंट्रोल। ऐसे ही लोग कभी नहीं बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, इस घड़ी को कोई क्या मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करें। एक ही है जिसको मैनेज माने नियंत्रित माने सुधारा जा सकता है, किसको, स्वयं को। पर हम उसकी नहीं बात करते, हम किसकी बात करते हैं, इसकी मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट। टाइम को भी मैनेज करना है, माइंड को भी मैनेज करना है, और क्या क्या मैनेज करते हैं हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लालच में आके पैसा उड़ाने वाला कौन था, मैं। तो सबसे पहले अगर अपना वित्तीय प्रबंधन भी करना है, अपने रुपए पैसे का भी हिसाब ठीक रखना है, तो सबसे पहले किसका प्रबंधन होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट। वो किसकी वाइफ है, तुम्हारी। उस जिंदगी में लेके कौन आया, तुम। वो व्यवहार किसके प्रति करती है, तुम्हारे प्रति। तो मैनेजमेंट भी होगा तो किसका होगा, सबसे पहले अपना होगा ना। अपनी बात कभी नहीं करेंगे हम, अपनी बात न करने की ही कड़ी में मन आता है। इसको मैनेज करो, उसको मैनेज करो, और हर चीज के लिए नाम दे दो मन। सबसे पहले मन से उठ करके अहम, अहम मैं, मन नहीं मैं, मन नहीं मैं। और मैं बोलना खतरे का सौदा है। मैं बोलने का मतलब होता है कि बिखरा हुआ आटा अब आटे का गोला बन गया। अब उसको हस्ती तो मिल गई है, पर अब वो असुरक्षित भी हो गया है। अब वो अनुप्राणित तो हो गया है, पर जिसमें प्राण आ गए वो मर भी सकता है। ये मेज, ये कुर्सी मर नहीं सकते। अहम में अब जान आ गई है। अहम से मैं, मन से अहम। क्या होता है इसके बाद, जो उच्चतम तल था, मैं आत्मा हूं, वहां कैसे पहुंचते हैं। एक बार मैं ठोस हो गया, एकीकृत हो गया, तो मैंने कौन सी चीज छोड़ दी है, सुरक्षा, सुरक्षा। अब मैं जो भी करूंगा अपनी कामना की दिशा में करूंगा, और चूंकि मैं एकीकृत हूं तो मेरी कामना भी अब एकीकृत है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया के जितने विषय हैं सब मेरी कामना है, मुझे सबसे रिश्ता बनाना है, कुछ भी मिल जाए तो चलेगा। सत्र चल रहा है, सत्र के बीच में पूड़ी मिल जाए चलेगा। पूड़ी खा रहे थे, पूड़ी देखते देखते टीवी मिल जाए चलेगा। हम्म सोच रहे थे ये करने का, वो करने का, उससे बिल्कुल कोई विपरीत विचार आ जाए तो हम उसको भी ठुकरा नहीं पाते। ये किस किसने देखा है, न जाने क्या किस दिशा में सोच रहे थे, उससे बिल्कुल दिशा कुछ आ गया और कुछ सोच नहीं पाए। फिर इसीलिए हम कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। और ये बहुत बड़ी समस्या रहती है लोगों के लिए, फैसले कैसे लें। ये सुना है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। तो एक तरफ को जा रहे होते हो, दूसरा कुछ आकर जाता है, वही आकर्षित कर लेता है, उस तरफ को चल देते हो, फंस जाते हो। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊं, होता नहीं फैसला। हम्म? अब चूंकि आप एकीकृत हो तो कामना भी एकीकृत है, उसी दिशा में जाओगे। कामना अगर ऐसी है कि आपको उठाए, तब तो आपका भला हो ही गया। और कामना अगर आपने अंधी कर ली है, तो वो अंधी कामना अपना दुष्परिणाम लेके आएगी, आपको टूटना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में अब आप ऐसा एक ठोस घनीभूत पिंड बने नहीं रह सकते। आपने जो हेजिंग कर रखी थी, आपने जो अपना कामना का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रखा था, वो डाइवर्सिफिकेशन
खत्म हो गया। पहले आपने, ये आप समझ रहे हो ना, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है एक तरीके की, कि मैं 100 तरह की कामनाएं करूंगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और ठोस अहंकार होने का मतलब होता है, या तो चांद चाहिए, या तो चांद चाहिए, या कुछ भी नहीं। और चूरा चूरा होने का मतलब होता है, थोड़ा ये भी मिल जाए चलेगा, थोड़ा वो भी मिल जाए तो चलेगा, थोड़ा सा बॉस ने तारीफ कर दी, थोड़ा सा अप्रेजल मिल गया, घर में आ गए, थोड़ा बीवी की पप्पी मिल गई, सब थोड़ा 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 चलता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सागर जैसा कि मुझे बहा ले जाए, मुझे मिटा दे, कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा। आम आदमी की जिंदगी, वो आज नुन्नू आया वहां से, और एग्जाम में पिछली बार उसके 100 में 2.5 आए थे, इस बार 4.5 आ गए हैं, चलो थोड़ा सा। अरे भाई थोड़ा सा क्या है, ये तो लगभग 100% का इजाफा हो गया है। और वो ऐसे ही बताएंगे, जो उनकी अब स्टोरी जाएगी वो यही जाएगी कि नुन्नू गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 100% इन द स्कूल। कैसे? कि पहले 2.5 था, अब 4.5 है, और थोड़ी सी बेईमानी है, कि 80-85% को भी 100 लिख दिया। समझ में आ रही है बात? थोड़ा कुछ और मिल गया, थोड़ा कुछ और, अब वो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, आई एम पुटिंग ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। नो हेजिंग, नो डाइवर्सिफिकेशन। एक चीज, बस एक, उसके सामने झुक रहा हूं, और अपना सर्वस्व बस एक जगह पर दांव पर लगा रहा हूं। बचेंगे तो बचेंगे, मिटेंगे तो मिटेंगे, लेकिन यह पक्का है कि अगर अब मिटेंगे अभी तो पूरा मिटेंगे, क्योंकि अपना जो कुछ था वो सिर्फ एक जगह लगा दिया है, तो अब मिटूंगा तो पूरा ही मिट जाऊंगा। ये ठीक है, अब मिटता है अहंकार। जो 100 जगह बिखरे होते हैं उनको सजा ये मिलती है कि वो कितने भी मिटे वो मिट ही नहीं पाते। इतने बिखरे हुए हो, कहीं मिट जाओगे तो भी कहीं बच जाते हो। क्या सजा है, क्या जिंदगी है? 100 बार मरोगे फिर भी मर नहीं पाओगे। क्या जिंदगी है? 100 बार मरते हैं फिर भी मर नहीं पाते, क्योंकि मरेगा तो वो ना जो यूनिफाइड है, एक है, वो मर सकता है। जो 100 जगह बिखरा हुआ है, वो 50 जगह मरा भी तो 50 जगह शेष रह जाता है। मौत आती है पर नहीं आती। अब ये खेल थोड़ा हिम्मत वालों के लिए हो गया है, जिगर चाहिए। या तो मुक्ति मिलेगी या मौत। ठीक, दोनों ही स्थितियों में आधा अधूरा बिखरा जीवन तो नहीं जिएंगे। धूल बनकर रौंदा हुआ जीवन जीने से तो अच्छा है कि ठोस चट्टान हो जाए। या तो फोड़ देंगे या फोड़े जाएंगे। ये थोड़े ही कि आई एम द क्यूट सैंड्स ऑफ द बीच। क्यूट नहीं है, कनिंग है। अब अर्थ समझ में आ रहा है? भक्ति में जो कहते हैं ना, भगवान के ही प्रति निछावर हो जाओ। समझ में आ रहा है? एकीकृत अहंकार। अब समझ में आ रहा है? एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। एक रहा, ये एक आत्मा नहीं है, ये क्या है? अहंकार ही है। आत्मा तो एक भी नहीं होती है, वो अद्वैत होती है। आत्मा तो एक भी नहीं होती है। जब कहे एक रहा दूजा गया, माने बस वो एक एक, वो अहंकार ही है। वो जागृत तो हो। तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहां समाए। एक, एक मैं, एक
और मेरा प्रीतम एक। अब मैं जब बिखरा हुआ हूं तो मेरे प्रीतम भी बहुत सारे होते हैं। आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं? जिसके जिसके 500-700 प्रीतम हो उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। सो सज्जन। हाँ, जिस चीज की इज्जत ना हो उसको लफ्जों से इज्जत बख्शने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिनके 500-700 प्रीतम होते हैं उनको पॉलीगैमी नहीं बोलते हैं उसको। वो हम हैं और इसीलिए हमारी जबान थर्राती है अपना असली नाम लेने से। हम में से सबके 500-700 प्रीतम है। 500-700 प्रीतम माने कामना, एक प्रीतम माने प्रेम। इतिहास गवाह है मानवता का। जिन्होंने अभी जिंदगी में कुछ हासिल करा है उन्होंने बिखर कर नहीं हासिल करा है। उन्होंने स्वयं एक होकर और एक प्रीतम पर निछावर होकर हासिल करा है, जिसका एकीकरण हो गया। हाँ? इसका यूनिफिकेशन हो गया। उसके लिए अब बहुत दूर नहीं है आत्मस्थ हो जाना। ये जो 3 मैंने आपको स्थितियां बताई, इनमें स्थायी स्टेबल स्टेट्स 2 ही होती हैं। कौन सी 2? सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली। जो बीच वाली स्थिति में आ गया ना, वो बीच में बहुत समय तक रह नहीं पाएगा। अगर वो बीच में आ गया है तो जल्दी ही ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन जो नीचे ही पड़ा हुआ है वो बहुत समय तक नीचे पड़ा रह सकता है, पूरी जिंदगी भी वो चूरा चूरा काट सकता है। आटे की बोरी चल जाती है नहीं, साल 2 साल भी पड़ी रह सकती है, पड़ी रहती है ना। पर आटे की गेंद कितने समय तक रहती है? ये देखा 2 साल पुरानी फ्रिज में रखी हुई, एक दिन, एक दिन उसके बाद या तो वो बढ़िया रोटी बन जाएगी नहीं तो फेंकी जाएगी। पर बोरी में आटा कितने दिन चल जाता है बताओ तो। हाँ, तो स्टेबल स्टेट्स यही 2 हैं। जो उच्चतम स्टेबल स्टेट है उसको पाने की हिम्मत हम दिखा नहीं पाते हैं। तो जो न्यूनतम है, निम्नतम है, सबसे निचली, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं अब यहां पर मामला जरा है, स्थिर है, स्थायी है। जैसे एक आम मध्यम वर्गीय गृहस्थ का घर, वहां कोई रोज भूचाल थोड़ी आते हैं। वहां चीजें कैसी चलती हैं? व्यवस्थित, स्थायी, स्टेबल। इतने बजे डिनर लग जाता है, इतने बजे सोने चले जाते हैं, इतने बजे बच्चों की बस आ जाती है, इतने बजे वो ऑफिस चले जाते हैं, इतने बजे वो अपना देखने लग जाती हैं, ऐसे वैसे। इतने बजे टीवी वाला प्रोग्राम देख लेते हैं, इतने बजे वो आके न्यूज़ देख लेते हैं, इतने बजे अखबार आता है। ये चलता है, ये नहीं टूटता। और इसमें हर जगह नाता है, हर जगह स्वार्थ है, इसीलिए नहीं टूटता। एक तरफ को टूटता है तो दूसरी तरफ से बच जाता है। इसकी हस्ती मिटने नहीं पाती। जिंदगी जीनी हो तो असुरक्षित जीना सीखो। भीतर ये जो धूल उड़ रही है, बोलो उसको कि पत्थर बनो और सामने आओ। पत्थर और कैसे बनते हैं? यही धूल पत्थर बन सकती है। धूल को ले लो और गहरे तापमान और दबाव में डाल दो। हम्म, जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई में। तो यही धूल क्या बन जाएगी? ठोस पत्थर। भीतर जो धूल उड़ रही है उसको पत्थर बनाओ, चट्टान बनाओ। ये चट्टान आखिरी चीज नहीं है, पर ये आखिरत के बहुत करीब की चीज है।